इस वक्त हम हैं सीतामढ़ी में। सीतामढ़ी में काफ़ी दिलचस्प चुनाव होने जा रहा है। सीतामढ़ी को वैसे तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से जाना जाता है। सीता माता का जन्मस्थली है, उसकी वजह से भी सीतामढ़ी काफ़ी मशहूर है और मिथिलांचल का एक प्रमुख शहर भी है, नेपाल से सटा हुआ है, तो संवेदनशील इलाका भी है ये। और इस बार काफ़ी दिलचस्प मुकाबला यहाँ पर है। हमारे साथ हैं एनडीए के प्रत्याशी जदयू के सुनील पिंटू जी। सुनील कुमार पिंटू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सन्मान लाइव पर। आपका भी बहुत बहुत सीतामढ़ी की धरती पर स्वागत है जी, सबसे पहला सवाल आपका बिल्कुल सिंपल सा, कितने आश्वस्त हैं इस बार एनडीए की जीत को लेकर सीतामढ़ी? मैं अभी तक जितना दिन चुनाव क्षेत्र में भ्रमण किया हूँ तो मैंने ये पाया है कि हम लोग पीछे हैं, वोटर आगे हैं। हर के मुँह सब एक ही बात जानते हैं कि हम मोदी मोदी के अलावा किसी को। मुझे तो कठिनाई हो रही है मुझे लोगों को ये बतलाने में कि मोदी फूल छाप नहीं, यहाँ मोदी तीर छाप है। मतलब लोगों को लग रहा है जैसे मोदी और फूल छाप, ये एक बहुत बड़ा लग रहा है कि एक बहुत बड़ा चिन्ह लहर है। जी, लहर है। तो इसमें आप चूंकि स्थानीय नेता हैं, यहाँ पर विधायक भी हैं और ज़मीन से जुड़े हुए माने जाते हैं आप, यहाँ शुरू से आपके पिताजी भी यहाँ के विधायक रहे। ऐसे में कहीं ऐसा नहीं लगता कि मोदी लहर में जो स्थानीय जो नेता हैं उनकी पहचान कहीं ना कहीं गुम हो रही है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। कोई भी स्थानीय नेता की पहचान गुम, क्योंकि स्थानीय नेता ही तो उन लोग तक पहुंच रहा है और उनकी बात को सुन रहा है या उनकी कोई भी डिमांड है उसको सुन रहा है। फिर वो जो मोदी को वोट दे रहे हैं, मोदी के माध्यम से जो योजनाएं आएगी या जो अपनी बात रखना चाहते हो या अपनी कोई योजना को करवाना चाहते हो तो स्थानीय नेता ही करेंगे। मोदी जी तो आएंगे नहीं। मोदी जी के तो नाम पर पूरा देश है और वो सारी योजनाएं भेजेंगे और स्थानीय नेता ही के द्वारा उस जनता तक जो उनका हक है वो पहुंचेगा। इस बार मुकाबला काफ़ी दिलचस्प देखने को मिल रहा है। मैं सिर्फ सीतामढ़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश में एक तरह से महागठबंधन एक बना। हालांकि टीएमसी अलग हो गया, समाजवादी पार्टी अलग हो गया, समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने अलग लाख कोशिश की गई मनाने के, लेकिन नहीं। तो चीज़ें टूटी बिखरी ज़रूर हैं। तीसरा मोर्चा भी तैयार हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं, कोई संदेह नहीं। लेकिन ये जो सीधी लड़ाई है, अगर बिहार की हम बात करें, झारखंड की हम बात करें, तो ये जो महागठबंधन वर्सेस एनडीए, ये जो लड़ाई है, ये इस लड़ाई को किसको? देखिए, यहाँ कोई लड़ाई नहीं है। आपने जो इतनी बात कही एकदम सही कहा है कि अन्य स्टेट में जो सेकंड फ्रंट है यूपी है बिखर चुका हुआ है। तो बिहार में भी आप 23 तारीख को शाम में देखिएगा रिजल्ट आते आते यहाँ वो महागठबंधन नहीं महालठबंधन शुरू होगा और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप और एक दूसरे पर लोग उसका हार का ठिकरा फोड़ना शुरू करेंगे। यहाँ भी किसी में कोई तालमेल नहीं है। अभी बगल के शिवहर में देख लीजिए, तेजस्वी जी का एक कैंडिडेट है, तेज प्रताप के एक कैंडिडेट। वो अलग बात है कि उनका नॉमिनेशन तो कैंडिडेट तो आ गए। तो इस प्रकार आप देख लीजिएगा तो हर जगह पर बगल दरभंगा देख लीजिए, मधुबनी देख लीजिए, कांग्रेस के इतने बड़े नेता शकील अहमद साहब इस्तीफा देकर निर्दलीय लड़ रहे हैं। तो कहाँ है ये तो सारा चीज दिख रहा है कि कहीं पर भी महागठबंधन है ही नहीं है। ये तो किसी तरह घींच तान के चलाया जा रहा है कि चुनाव बिता लिया जाए, बस यही चल रहा है। लेकिन जो महागठबंधन के नेता हैं बड़े आश्वस्त नज़र आ रहे हैं इन चीज़ों के प्रति। सिर्फ तेजस्वी की बात नहीं करूंगा, बल्कि दूसरे भी जो नेता हैं वो भी बहुत बड़े आश्वस्त नज़र आते हैं कि नहीं, परिस्थितियां जो जैसे आप महागठबंधन के बारे में बोल रहे हैं, यही बातें महागठबंधन की तरफ से भी निकल कर आती हैं। आरोप प्रत्यारोप तो दूर की बात है, लेकिन जीत के प्रति वो भी उतने ही आश्वस्त हैं जितने की आप। जहाँ तक कि जीत की बात है और ये पर जो आश्वस्त वो अपने आप को घोषित कर रहे हैं, अब चुनाव के मैदान में है। जब तक चुनाव का रिजल्ट नहीं निकल जाता, पता चला कि बूथ पर भी जाने के लिए कार्यकर्ता न रहे, अगर महागठबंधन के लोग नहीं कहेंगे कि हम जीत रहे हैं तो उनको पोलिंग एजेंट नहीं मिलेगा। अगर वो नहीं बोलेंगे कि हम जीत रहे हैं तो काउंटिंग एजेंट नहीं मिलेगा। तो काउंटिंग एजेंट और पोलिंग एजेंट के लिए वो अपने कार्यकर्ताओं को झूठा आश्वासन दे रहे हैं, हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं। जबकि आपके चैनल ने और अन्य सारे चैनलों ने तो सर्वे करके बतलाया है कि साहब बिहार के अंदर में एनडीए 35 से 37 सीट जीत रही है। तो जब एनडीए 37 सीट जीत रही है तो अपने कार्यकर्ता को थोड़ी कहेंगे कि हम 2 सीट जीत रहे हैं। तो पता चलेगा कि कोई इलेक्शनों एजेंट नहीं कैंडिडेट को मिलेगा। ये महागठबंधन के लोग अपने कार्यकर्ता को किसी तरह 23 तारीख तक
बांध के रखने के लिए अपने लोगों को झूठा आश्वासन दे रहा है। एक बड़ी चुनौती यहाँ पर सामने है बीजेपी जेडीयू एनडीए के लिए सीतामढ़ी को लेकर। सीतामढ़ी एक ऐसा कंस्टिट्यूंसी है, इस पे नज़र सबकी रहती है। वैसे तो सारे कंस्टिट्यूंसी बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन ये इलाके की अगर बात करें तो बहुत सेंसिटिव है। विधानसभा के बारे में मुझे नहीं पता कि उस परिसीमन के अंतर्गत जो बॉर्डर वाला इलाका है वो आपके क्षेत्र में आता है या नहीं, लेकिन अगर संसदीय क्षेत्र में तो वो है और काफ़ी सेंसिटिव है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो। और नेपाल के जरिए ही कई ऐसी घटनाएं होती हैं जो प्रवेश करने की ये बातें आती हैं बार बार, आतंकियों का या फिर तमाम लोगों का, कि इन इलाकों से ही लोग प्रवेश करते हैं और आते हैं। ऐसे में जो नेपाल और भारत की सीमा को लेकर जो संधि है और नेपाल और भारत की सीमा को लेकर जो करार हुआ है, उसके तहत जो सिक्योरिटी है वो मुकम्मल नहीं बात आती है। कई बार ऐसी चीज़ें देखने को मिली हैं कि ऐसे ऐसे मकान हैं जिसका बॉर्डर ही ऐसा है कि मकान का एक कमरा है भारत में तो दूसरा कमरा है नेपाल में। तो कैसे रोका जाएगा इस तरह की जो गतिविधियां होती, तस्करी या फिर आतंकवादियों को आने में या फिर इस तरह की गतिविधियों को रोकने में? देखिए, एक्चुअली में बिहार और नेपाल, जो भारत नेपाल की सीमा है जो बिहार से गुजरती है, ये ओपन बॉर्डर है और बिहार इंडिया और नेपाल के अंदर में रोटी बेटी का संबंध है। यहाँ की लड़कियों की शादी वहाँ, वहाँ के लड़कियों की शादी यहाँ, एकदम जनरल है। और मैं दूसरे की क्या बात करूँ, खुद मेरी शादी नेपाल में हुई है, मेरी वाइफ नेपाल से है, तो यहाँ वो संबंध है। और ये जो बॉर्डर है यहाँ पर एसएसबी जो है, एसएसबी द्वारा किसी भी व्यक्ति को तंग नहीं किया जाता, उनकी पूरी निगरानी रहती है। कोई वहाँ से शराब लेकर आना चाह रहा हो, कोई आर्म्स लेकर आना चाह रहा हो या कोई ऐसा अनलीगल स्मगलिंग कर रहा हो, उस पर एसएसबी की निगाह रहती है और आए दिन पकड़े जाते हैं और उनको जेल भेजा जाता है। परंतु आम नागरिक के द्वारा किसी प्रकार का भी उन लोगों को जो ये गलत काम कर रहे हैं सहयोग नहीं दिया जाता है, बल्कि आम नागरिक उसके करने वाले कर्मों को पुलिस को बतलाकर इतला देने का काम यहाँ है, जिसके कारण इस बॉर्डर पर कभी ऐसी कोई घटना नहीं हुई है जिसको माना जाए। हाँ, सेंसिटिव इलाका आप जरूर कह सकते हैं। सेंसिटिव इस मामले में है क्योंकि ये सीता जी का जन्मस्थली है, नेपाल का बॉर्डर है, नेपाल के उस पार जनकपुर धाम है और दोनों का संबंध ऐसा है जिसके कारण, परंतु बाकी सीतामढ़ी जिला बहुत ही शांत और पीसफुल जिला है। और भी चुनौतियां यहाँ पर है विकास को लेकर। सीतामढ़ी अभी भी विकास से अछूता है, बहुत सारी कमियां हैं। चूँकि आप यहाँ पे आपका बचपन बीता है, आप रहे हैं यहाँ पे और अब चीज़ों को देख रहे हैं और अब कुछ ताकत आपके हाथों में, कुछ पावर आपके हाथों में है। स्थितियाँ बहुत सुधर नहीं रही हैं। विकास कहाँ कमी रह जा रही है, क्यों विकास नहीं हो पा रहा है सीतामढ़ी का, ये जनता जानना चाहती है यहाँ की। देखिए, जहाँ तक सवाल है, हम लोग आप अच्छी तरह जान रहे हैं, जनता जान रही है कि 15 साल यहाँ पर लालू जी का शासन था, उससे पहले कांग्रेस की शासन थी। परंतु सीतामढ़ी से मुजफ्फरपुर जाने के लिए 2005 से पहले एक बहुत बड़ा भारी टास्क था। बिना 6 घंटा 7 घंटा के आप सीतामढ़ी से मुजफ्फरपुर नहीं पहुँच सकते थे। माननीय नीतीश जी की एनडीए की सरकार जब बनी 2005 में और 2005 के बाद 2010 तक के अंदर में सीतामढ़ी जिले को 6 रोड मिल गए, पुल मिल गए कि आज सीतामढ़ी का अगर रास्ता कोई ब्लॉक भी हो जाए, पहले हम यहाँ से दरभंगा नहीं जा सकते थे, हम यहाँ से शिवहर नहीं जा सकते थे, हम यहाँ से मुजफ्फरपुर नहीं जा सकते थे, हम यहाँ से नेपाल तक नहीं जा सकते थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि कुछ साल तो यहाँ जब फ्लड आते थे तो नेपाल से पेट्रोल डीजल और गैस आते थे, भारत सरकार नेपाल के थ्रू सीतामढ़ी में सप्लाई करती थी। परंतु आज आप देख लीजिए, कटौंझा में पुल बन गया, डुब्बा घाट पर शिवहर जाने की पुल बन गई, बैरगिनिया सीतामढ़ी का एक ब्लॉक है जो आज़ादी से लेकर 2010 तक वहाँ पर जाने के लिए रोड नहीं था, आज वहाँ जाने के लिए पुल बन गया है। ये सभी एनडीए गवर्नमेंट की देन है। सीतामढ़ी जिले में जितने पुलिया और सड़क एनडीए सरकार आने के बाद बना है, उतना विकास मुझको लगता है पूरे बिहार में नहीं हुआ होगा जितना सीतामढ़ी और शिवहर जिले में हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय सुशील मोदी जी के नेतृत्व में। बात करते हैं कुछ विवादित बयानों की। लोग लगातार इन दिनों विवादित बयान आ रहे हैं तमाम नेताओं के, चाहे एनडीए के भी नेता हों या फिर महागठबंधन के नेता हों या फिर महागठबंधन से इतर भी।
और चुनाव आयोग भी लगाम लगाने की कोशिश कर रहा है लगातार, चाहे योगी जी पर लगा हो या फिर मायावती पर लगा हो, सिद्धू पर लगा हो, आजम पर लगा हो, तमाम लोगों पर। आखिर ये जो विवादित बयान देने की जो प्रक्रिया है या फिर जो इसका सिलसिला है, ये थम नहीं रहा अभी भी। लगातार बयान आ रहे हैं, चाहे अब्दुल बारी सिद्दीकी ने जो बयान दिया कि वे वंदे मातरम नहीं कहेंगे, गिरिराज सिंह भी लगातार बयान दे रहे हैं, कुछ बयान नवजोत सिंह सिद्धू के भी सामने आ रहे हैं, लगातार राहुल गांधी के भी बयान आए जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई। तो ये क्या सिर्फ चर्चा में बने रहने के लिए, क्योंकि इस तरह की बातें आपकी तरफ से कभी सुनने को नहीं मिली कि आपने कोई विवादित बयान दिया है, किस तरह की बात की, तो क्या ये चर्चा में बने रहने के लिए, लाइमलाइट में आने के लिए, लोगों की नज़र में बनने के लिए, या फिर क्या वजह है ऐसा कि क्या जनता वाकई इस तरह के बयान देते हैं आप तो जनता आपको ज़्यादा पसंद करती है? नहीं, जहाँ तक मेरा अपना निजी ख्याल है, ये मेरा पूरा व्यक्तिगत ख्याल है कि कभी भी किसी पर कोई टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, स्वस्थ राजनीति होनी चाहिए। ये किसी पर टिप्पा टिप्पणी करना ये गलत है। आखिर हमारे संविधान के दायरे में ही हमें सब बात करनी है, तो संविधान तो हमें ये अलाउ नहीं करता। आखिर पार्लियामेंट के अंदर में और या विधानसभा में बोला जाता है कि अनपार्लियामेंट्री वर्ड है। आखिर क्यों बोला जाता है अनपार्लियामेंट्री वर्ड है? इसलिए कि वो संवैधानिक शब्द नहीं है और वहाँ से उसको डिलीट किया जाता है। अगर कोई माननीय सदस्य बोल देते हैं तो फिर उस रिकॉर्डिंग से हटाया जाता है। तो उसी तरह मेरा आग्रह विनती हर दल के उन नेताओं से है जो खामखा का कुछ ना कुछ बयान देते हैं और बयान देकर अपने आप को ये साबित करना चाहते हैं कि हम ही जो बोल रहे हैं वो सही है। मेरा अपना व्यक्तिगत निजी राय है वो गलत है। आप जनता सब जानती है, जनता सब देखती है और जनता सब समझती है। ये अगर कोई सोच रहा हो, कोई भी व्यक्ति हो किसी भी दल का, कि जनता नहीं कुछ जान रही, वो गलत है। जनता सबको जज करती है, जनता सबको तौलती है। अगर जनता के हाथ में अगर जज की तराजू न हो, तो न्याय की तराजू न हो, तो उस तराजू में इंदिरा गांधी भी चुनाव हारी है। श्रीमती इंदिरा गांधी जी जो देश के प्रधानमंत्री रहते हुए, माननीय सबके नेता अटल बिहारी वाजपेयी को भी जनता ने हार का सामना करना पड़ा है। तो इसलिए ये कहना कि बयान देकर हम कुछ प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो मेरा अपना निजी राय है ये गलत है। और जनता के ऊपर भरोसा रखिए और जो बात हो अपने तरीके से रखिए कि जनता आपको हाथों हाथ उठाए। आखिरी सवाल सुन लीजिए आपसे। कल तक आपके जो कुर्ता है उस पर कमल का फूल खिलता था, अब तीर नज़र आ रहा है। हालांकि गठबंधन है आप लोगों का, एनडीए साथ मिलकर चुनाव लड़ी, इसमें कोई शक नहीं, और महागठबंधन में जिस तरह की उठापटक मची हुई है वो एनडीए में देखने को नहीं मिल रहा है। एक अच्छी चीज़ है। बावजूद इसके क्या लगता है कि जनता कितना कैसे एक्सेप्ट कर लेगी कि इमीडिएट कि अगर कल तक हम जिनको कमल के साथ देखते थे आज उनको तीर के साथ देख रहे हैं, क्योंकि ये तीर का अभी लालटेन के साथ जाना, ये सब समझ रहे हैं। इस तरह की जो विवाद जो है वो होते रहते हैं, इस तरह की बातें सामने आती रहती हैं और उनको नीतीश को हमेशा आरजेडी आड़े हाथों लेते रहता है। ऐसे में कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानियाँ, थोड़ी आपको लगता है कि जनता के मन में इन चीज़ों को बैठा देना कि नहीं मैं वाकई वही नेता हूँ जो आपका विकास कर सकता है या फिर आपके लिए बेहतर सोच सकता है? जहाँ तक सवाल है तीर का, हम एनडीए बिहार के अंदर में 17 सीट पर जेडीयू, 17 पे बीजेपी और 6 पर लोजपा लड़ रही है और ये सीट एनडीए गठबंधन में जेडीयू को गया था। अगर हम भाजपा में भी रहते तो यहाँ जो उम्मीदवार आता एनडीए का और जेडीयू का, तो उसका तीर तो हम भी लगाकर क्षेत्र में घूमते, उसके लिए प्रचार करते, वोट मांगते। तो आज अगर मेरे कुर्ते पर अगर तीर का निशान लगा हुआ है तो एनडीए गठबंधन का ये लगा हुआ है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री अमित शाह जी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री नीतीश जी के दोनों आपसी बात से और सहमति से मुझे भाजपा से जेडीयू में भेजकर एनडीए गठबंधन का संयुक्त उम्मीदवार बनाया गया। दल बदलू का जैसा कोई दल बदलू वाली बात ही नहीं, क्योंकि जब दोनों व्यक्ति ने बात हुई तब उसके बाद मुझको बुलाया गया और कहा गया दोनों राष्ट्रीय अध्यक्षों के द्वारा कि नहीं साहब, सहमति से आपको भेजा जा रहा है और आपको वहां से चुनाव लड़ना है, जेडीयू नहीं एनडीए की तरफ से। बस तब मैं आया हूं। इसलिए यहाँ तो कोई भी लड़ता तो तीर से ही लड़ता, फूल से तो ये सीट ही था ही नहीं। इसलिए यहाँ किसी को समझाने की जरूरत नहीं। पिछला बार हमारे एनडीए का उम्मीदवार पंखा छाप से था, सभी लोगों ने उसे नरेंद्र मोदी का पंखा मानकर और वोट दिया। और इस दफा सब जान रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी का तीर छाप है सीतामढ़ी में और सभी आदमी नरेंद्र मोदी के तीर को वोट देकर यहाँ पर अपना आशीर्वाद देंगे। कितने आश्वस्त हैं जीत के प्रति? आखिरी बात, मैं जनता के पर विश्वास है
और जनता की जो बात आ रही है मुझे उन पर पूर्ण विश्वास है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और सीता जी के धरती पर आप सभी आए, इसके लिए बहुत बहुत आपका मैं आभार प्रकट करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि माँ जगत जननी के इस प्रकट धरती पे आप इतने दूर से चल कर आए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये सुनील कुमार पिंटू जी हैं जो सीतामढ़ी से एनडीए कैंडिडेट हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, जीत के प्रति बहुत आश्वस्त हैं और साफ तौर पे कहना है कि जनता पर इन्हें पूरा भरोसा है और इस बार भी जीत जो है वो इनकी होगी और बिहार में एनडीए की तो ज़रूर होगी और मोदी सरकार भी बनेगी। बहरहाल इतना ही इस बातचीत में। कैमरामैन राकेश के साथ विवेक प्रकाश, सन्मार्ग लाइव, सीतामढ़ी।